Assalamu alaikum dear students, this is Umar sir, physics expert, CK classes Srinagar. Welcome to NEET Finishing Touch series. I hope all of you will be doing fine and preparing for NEET exams. I am here to begin with units and dimensions, wherefrom you can expect a good number of questions to be asked in NEET 2023. I have selected and designed the questions in such a way that every concept and the topic will get a chance to get discussed in this session. So let us directly move on to first slide. So the first very basic question is speed of light in vacuum is c equal to 1 by under root of mu naught epsilon naught. Then the dimensional formula of 1 by mu naught epsilon naught is, right? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 1 बाय अंडर रूट, हमें 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, राइट? तो रूट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इट कम्स इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो सी इज ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द लाइट जिसके डायमेंशंस है L1 t minus 1. सो इट इज L1 t minus 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई mu naught epsilon naught. So this comes equal to L2 t minus 2. So that is 1 by mu naught epsilon naught. So 1 by mu naught epsilon naught के dimension जो है that is L2 t minus 2. So आपके पास option 4 is the correct option, L2 t minus 2. बट ये चीज आप लेकिन जहन में रखेंगे, ये जो है ये फॉर्मूला आप कभी भूलेंगे नहीं. स्पीड ऑफ लाइट हमेशा होता है बराबर 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो कभी भी आपसे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला कभी दी हुई नहीं होगी, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आप बताइए 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या है, या आप बताइए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या है. तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला जहन में रख के c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे हमेशा. तो यहाँ से भले ही आपको अब 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हो या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हो, आप इजीली निकाल सकते हैं. तो जहन में एक बात रखिए, हमने ये फॉर्मूला जहन में रखनी है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है, हर टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पे सीखा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो एज पर द क्वेश्चन प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू दिस, आपको प्रेशर दिया गया है इसके बराबर, राइट? सो x डिस्टेंस दिया गया है, t टाइम दिया गया, हमें बताने A और B के डायमेंशंस क्या होंगे. तो अगर हम यहां देखेंगे, यहां पे सबट्रैक्शन हो रहा है. सबट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज का होता है जो कि हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है. तो जब सिमिलर क्वांटिटीज के का सबट्रैक्शन होगा, तो अगर ये L2 है डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L2, तो A के डायमेंशंस भी L2 ही होंगे. सो पहली चीज जो हम यहां सीख गए, A के डायमेंशंस आएंगे L2 के बराबर, राइट? इसके बाद अब हमने B के डायमेंशंस निकालने हैं. तो अगर A के डायमेंशंस L2 है, x स्क्वायर के भी डायमेंशंस L2 ही होंगे और इस कंबाइंड क्वांटिटी के डायमेंशंस भी L2 ही आपके बनेंगे. सो कैन आई सिंपली राइट, अब मुझे चूंकि प्रेशर के डायमेंशंस निकालने हैं मुझे, सो कैन आई सिंपली राइट इज इक्वल टू ये इसके जो डायमेंशंस होंगे डिवाइड बाई बी टी. तो बी के डायमेंशंस हमारे पास क्या बनेंगे, a माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पी टी, राइट? तो बी के डायमेंशंस हम निकालेंगे. सो बी के डायमेंशंस आएंगे, a के डायमेंशंस L2, एक्स स्क्वायर के भी L2, L2 माइनस L2 ही होता है, ठीक है? कंबाइंड क्वांटिटी के डायमेंशंस L2 ही होंगे. सो कैन आई राइट L2 डिवाइड बाई प्रेशर. प्रेशर अगर आप सीखेंगे, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स के डायमेंशंस M1 L1 t minus 2 डिवाइड बाई एरिया के L2. सो दिस कम्स इक्वल टू M1 L minus 1 t minus 2. ये प्रेशर के आपके डायमेंशंस है. सो कैन आई सिंपली राइट M1 L minus 1 t minus 2. ओके, तो टाइम के डायमेंशंस आपके पास T1 बनेंगे. सो B के जो डायमेंशंस हमारे पास आ रहे हैं, सो ये ऊपर चला जाएगा, इट कम्स इक्वल टू M minus 1, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा L3 और ये बनेगा T minus 1, फिर ऊपर जाके T1 बनेगा. सो M minus 1 L3 T1, M minus 1 L3 T1. सो ऑप्शन थर्ड इसका मैच कर रहा है. A के डायमेंशंस L2, B के डायमेंशंस M minus 1 L3 T1. सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही कहता है कि सिमिलर क्वांटिटीज का एडिशन होता है, सिमिलर क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन होता है और सिमिलर क्वांटिटीज इक्वेट भी होती है, राइट? नेक्स्ट. तो यहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा. तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज.
सो इक्वेशन एक हमें दी गई है, P प्रेशर बताया गया है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A और B कॉन्स्टेंट्स है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A के डायमेंशन चाहिए। तो यहां पे भी हम देखेंगे एडिशन हो रहा है तो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर इसके और इस टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सो दैट मीन्स कैन आई सिंपली राइट प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे, प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे वही A बाई वी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर होंगे। प्रेशर के डायमेंशंस हम अभी अभी किए हैं M1 L-1 T-2। These are the dimensions of the pressure, so it is A divided by volume के होता है dimensions L3, so can I write it is L3 का square। so इसको shift कर लेंगे, so this comes equal to M1 L-1 T-2, ये बनेगा L6, ये इधर चला जाएगा, so it is L6। so these are the dimensions of A, यानी A के dimensions आए M1 L5 T-2, so these are dimensions of A, यानी M1 L5 T-2 ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ही खास क्वेश्चन ज्यादातर नीट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली हमें बताया गया, आपको बताना है डायमेंशंस क्या होंगे, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे। तो अगर आपने ईएम वेव्स पढ़ा है, ईएम वेव्स में एक कॉन्सेप्ट है, एक जनरल फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली फॉर्मूला इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने इसके डायमेंशंस निकालने हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। यानी अगर आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशंस निकाल सकते हैं तो बस उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सो आप मुझे बताइए, हाँ, एनर्जी के डायमेंशंस हमारे पास क्या आते हैं, M1 L2 T-2, वॉल्यूम के डायमेंशंस हमारे पास L3 है, राइट। सो दिस कम्स इक्वल टू M1 L2 T-2 L-3, so this comes equal to M1 L-1 T-2, so these are the dimensions M1 L-1 T-2, option second is the correct option। but make sure एक चीज आप जहन में रखेंगे, वो ये कि ये जो है ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना, इट इज एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, ईएम वेव्स में हम पढ़ते हैं, सो वहां पे होता है B स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट। सो दिस इज अगेन एनर्जी डेंसिटी। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अब B स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट के डायमेंशन निकाल के दे, आपको यही फॉर्मूला लिखनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज सिंपली इट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, राइट। सो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। अब देखिए, ये डायमेंशंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम आते हैं। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूं। सो इफ फोर्स, वर्क एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम इज। सो टाइम बेसिकली डिपेंड करता है फोर्स पे, वर्क पे, वेलोसिटी पे। हमने फॉर्मूला डिराइव करनी है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो कैन आई सिंपली राइट, टाइम जो है ये डिपेंड करता है फोर्स के सपोज A पावर पे, वर्क के B पावर पे और वेलोसिटी के C पावर पे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, हम हर टर्म के डायमेंशंस पहले लिखेंगे, फिर इक्वेट करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। सो फोर्स के डायमेंशंस M1 L1 T-2 पावर सिंपली A है। वर्क के डायमेंशंस M1 L2 T-2 पावर B है। वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1 पावर आपका C है। तो यहां टाइम के डायमेंशंस T1 हम लिखेंगे। सो टाइम के डायमेंशंस T1 इज इक्वल, पावर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट इज M टू द पावर A, L टू द पावर A, T टू द पावर -2A। इसी तरह से यहां पे आएगा M टू द पावर B, L टू द पावर 2B, T टू द पावर -2B, और यहां से ऐसे L रेज पावर C, T रेज पावर -C। अब M L T वाली टर्म्स को हम एक साइड से रखेंगे। सो कैन आई राइट इट इज T1, दिस इज इक्वल, M दो बार आ रहा है, सो M रेज पावर A प्लस B, राइट। L 3 बार आ रहा है, L टू द पावर A प्लस 2B
a plus 2b plus c, राइट, एंड t टू द पावर, t आ रहा है 3 बार, माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी। तो इसके बाद डायरेक्टली अब कंपेयर करते हैं पावर्स, यहां से तो m भी 0 है, m0 L0, m के पावर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो a प्लस बी कम्स इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस c कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। l के पावर्स हमने मैच किए और t के भी मैच कर लेंगे, माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 1। अब देखिए इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, बट सॉल्व थोड़ा ट्रिकी मेथड से किया कीजिए। डायरेक्टली आप देखा कीजिए कि कुछ वेरिएबल कोई मत कैंसिल हो रहा है, उससे थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम ये दो इक्वेशंस देखेंगे, अगर मैं इनको ऐड करूंगा, 2b भी कैंसिल होगा, c भी कैंसिल होगा, हमारा वेरिएबल का वैल्यू निकल के आएगा। सो अगर हम इन दो को ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस सी माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी इक्वल टू 1। तो 2b यहां पर कैंसिल होगा, c भी कैंसिल होगा, a माइनस 2a दैट इज माइनस a कम्स इक्वल टू बी 1, a का वैल्यू हमारा -1 आ गया। अब यहां पे जब a का वैल्यू -1 देंगे तो b का वैल्यू भी हमें निकल आएगा। सो b का वैल्यू हमारा आ गया 1, राइट। इसके बाद अब ये वाली इक्वेशन पकड़ो, ये वाली इक्वेशन हम पकड़ेंगे, इसमें a और b का वैल्यू देंगे, c का वैल्यू निकल आएगा। सो a का वैल्यू इसमें क्या है, ये वाली इक्वेशन को अगर हम पकड़ेंगे, यहां पे a का वैल्यू डाल दीजिए -1 प्लस 2, b का वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस c इक्वल टू 0। सो -1 प्लस 2 प्लस c आया 0 के बराबर, सो c भी आया आपका -1 के बराबर, राइट। सो c का वैल्यू भी हमारा -1 आ गया। अब देख लीजिए b का वैल्यू 1 आया, a का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1 आया। तो आपकी इक्वेशन अब क्या बनेगी डायरेक्टली, सो टाइम जो आपका आएगा दैट कम्स इक्वल टू f रेज पावर a का वैल्यू हमें -1 आया है, हाँ, तो w रेज पावर b यानी w रेज पावर 1 और वेलोसिटी रेज पावर c का वैल्यू हमारा -1 आया है। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, W1 F -1 V -1, W1 F -1 V -1, ऑप्शन 4 से करेक्ट ऑप्शन। बट अगर आप देखेंगे इसी टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब वहां पे कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बताया जाएगा, आप बताइए वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन फोर्स मास एंड टाइम, डिराइव द रिलेशन, तो आप रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ फोर्स मास एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा यही है, ये डायमेंशंस की और एक एप्लीकेशन थी। तो अभी तक हमने डायमेंशंस की तीनों एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस कर लिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी क्वेश्चन किया, हमने डिराइविंग द रिलेशन पे क्वेश्चन किया, और तीसरी भी एक एप्लीकेशन है जिसपे हम शॉर्टली और एक क्वेश्चन देखेंगे, राइट। ये वाली तो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशंस की। डायमेंशंस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 रेज पावर a, l1 बाई l2 रेज पावर b, T1 बाई T2 रेज पावर c। सो m1 पहले सिस्टम में मास का यूनिट है, m2 दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट है, l1 पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट है, l2 दूसरे सिस्टम में लेंथ ऑफ यूनिट है, और a b c इन यूनिट्स के पावर्स मेंशन होंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन कभी कभार एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, सपोज आपको होगा 4 kg मीटर स्क्वायर पर आवर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो करना कुछ नहीं, यही फॉर्मूला हमने यूज करनी है। n1 के बदले 4 डालेंगे, m1 के बदले kg डालेंगे, m2 के बदले ग्राम डालेंगे, इसी तरह से l1 के बदले मीटर डालेंगे और l2 के बदले सेंटीमीटर डालेंगे। पावर 2 है, b का पावर 2 है, एंड सो ऑन। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे देखते हैं, वहीं पे आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, हमें वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 जूल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जूल क्या होता है। जूल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 20 जूल का मतलब है 20 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल को हम कहते हैं। एंड हमने क्या करना है, हमने इसका वैल्यू एक ऐसे सिस्टम में निकालना है जहां पे लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर यानी L2 है 10 सेंटीमीटर, जहां पे मास का यूनिट है 500 ग्राम यानी M2 है 500 ग्राम, जहां पे टाइम का यूनिट है हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड यानी T2 30 सेकेंड है। अब आप कहेंगे सर M1 L1 T1 क्या होगा, M1 है केजी, L1 है मीटर और T1 है सेकेंड। सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जाते हैं। N2 का वैल्यू जो हमें आएगा, N1 का वैल्यू है 20, राइट। अब M1 मास का यूनिट क्या है, यहां पे केजी, डिवाइड बाय दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट है 500 ग्राम, सो कैन आई राइट 500 ग्राम। पावर देख लीजिए, केजी का पावर 1 है तो मैं 1 यहां पे डाल रहा हूं। इसी तरह से इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, दूसरे सिस्टम में लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर, राइट। पावर है इसका 2। पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट है सेकेंड, दूसरे सिस्टम में टाइम का यूनिट है हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड्स, सो कैन आई राइट 30 सेकेंड्स। और पावर इसका है -2 के बराबर, राइट। तो अब बड़े को छोटे में लिखना है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 20 केजी हुआ 1000 ग्राम डिवाइड बाय 500 ग्राम, मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, पावर 2। सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/30 टू द पावर -2, ठीक है। तो यहां पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरोस कट गए, 5 1s are 5 2s are, राइट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो यहां पे जो N2 का वैल्यू हमारा मिल गया, N2 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई, ये बनेगा 30, ये -2 है तो 30 ऊपर जाएगा, +2 30 स्क्वायर यानी 30 इंटू 30। So the value comes equal to be 2 into 2 into 3 into 3, 1 2 3 4 5 into 10 raised power 5. So ये बन जाएगा 2 2 4 3 12, 12 into 3 is 36 यानी 36 into 10 to the power 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इट इज 3.6 into 10 raised power 5, लेकिन ये गलत है, हमें आया 36 into 10 raised power 5। सो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 3.6 into 10 raised power 5 यानी 3.6 सॉरी into 10 raised power 6, 3.6 into 10 raised power 6। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे घर में, ये एनसीईआरटी बेस्ड है सारे, और इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए, उन क्वेश्चंस में हमने डायमेंशंस की एप्लीकेशंस देखी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जहां पे सेम क्वांटिटीज का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इक्वेट होती है सेम फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी एप्लीकेशन हमने पढ़ी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं रिलेशन जब हमने वो इक्वेशंस बनाई। तीसरी एप्लीकेशन हमने पढ़ी हाउ वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, राइट। तो हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, सिग्निफिकेंट फिगर्स की ओर। बट सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ छोटे मोटे रूल समझने होंगे। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे वो रूल्स बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो ये है कि नॉन जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। इन्हें जितने भी आप नॉन जीरोस देखेंगे वो सिग्निफिकेंट है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहला रूल मैंने समझाया। दूसरा रूल हमें बताता है कि ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरोस के बीच में अगर कहीं जीरो दिखा तो वो ट्रैप्ड जीरो कहलाएगा, वो सिग्निफिकेंट होता है। यानी अगर आप लिखेंगे 202 4002 तो अगर देखेंगे ये ट्रैप्ड जीरो है, ये दो भी ट्रैप्ड है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये नॉन जीरोस है। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। अच्छा, तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं। पहला रूल सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, दूसरा रूल ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस आएंगे और उनके आगे कोई नॉन जीरो होगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरोस आएंगे, उनके आगे कोई नॉन जीरो होगा, वो सिग्निफिकेंट, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ये वाला सिग्निफिकेंट है, देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल। चौथा रूल, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस आएंगे और उनके आगे कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी इसमें कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस आ रहे हैं, उनके आगे कोई नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इनफैक्ट यहां पे भी और एक एग्जांपल 41000, ये दो तो है ही, ये 3 जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं और इनके आगे कोई नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। सो हाउ मेनी देयर आर, 1 2 3 4, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड से कोई नॉन जीरो हुआ तो सारे सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। यानी अगर हम देखेंगे 2.20100000, इसमें सारे के सारे हैं बिकॉज डेसिमल पॉइंट के इधर कोई नॉन जीरो प्रेजेंट है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड से अगर कोई नॉन जीरो प्रेजेंट होगा तो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और लास्ट रूल, अगर कोई 10th पावर टर्म होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, 42 × 10⁻², ये वाली टर्म सिग्निफिकेंट नहीं होती है, राइट। तो अब आप डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। अब आपको काउंट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला पार्ट, इसमें कितने हैं, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड से नॉन जीरो है तो सारे सिग्निफिकेंट, तो पहले में सारे सिग्निफिकेंट हो गए यानी 5। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे जीरो जो आएंगे उनके आगे अगर कोई नॉन जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो रूल मैंने ये पढ़ा है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरोस आएंगे उनके आगे कोई नॉन जीरो होगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हैं, देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 3। अच्छा, ये वाली टर्म में ये वाली टर्म तो सिग्निफिकेंट होती नहीं है, सो 2 पॉइंट, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये दो यानी 2, यानी 5, 1, 2 ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को यहीं पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर कभी कभार आएगा कि भाई हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप। चलिए अब हमारे पास एरर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एरर्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, एक क्वांटिटी दी है, आपको परसेंटेज एरर्स ए बी सी डी में बताए गए हैं, आपको परसेंटेज एरर ढूंढना है क्यू में क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, लेट अस सपोज वाई क्वांटिटी है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यूब। आपने पढ़ा होगा एरर्स में, परसेंटेज एरर इन वाई जो होता है दैट इज पावर नीचे आता है 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, प्लस ये वाला पावर भी नीचे आएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, प्लस ये वाला पावर भी नीचे आता है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। दिस इज द टेक्निक, दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज एरर। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ तो इसी पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा सारा। सो नाउ व्हाट इज परसेंटेज एरर इन क्यू इक्वल, दैट विल बी 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, प्लस सी का तो पावर 1 है तो डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज एरर इन सी, इसका पावर तो 1 है, प्लस डी का पावर है 1/2 यानी 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। अब डाल दीजिए ए का परसेंटेज एरर, बी का, सी का, डी का वैल्यू डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सो दिस दी 3 इंटू ए में कितना परसेंटेज एरर दिया गया है 2% यानी 3 इंटू 2, प्लस 3 इंटू बी में कितना परसेंटेज एरर दिया गया है 1%, प्लस सी में कितना परसेंटेज एरर दिया गया है 3%, राइट, प्लस 1/2 इंटू डी में कितना परसेंटेज एरर है 4%। सो आपका आंसर आएगा 3 into 2 is 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 एंड दैट इज 6 और 3 9 10 11 12 13 14। सो दिस इज 14% एरर, इसमें 14% एरर आपका होगा। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, फिर से परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम जो हमारा होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अभी वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा बराबर 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस। ठीक है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम होगा 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस, सो दिस इज 3। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन रेडियस, वो तो मेंशन है, शायद 2% है, 2% रेडियस में परसेंटेज एरर है, यानी आपका आंसर आएगा 6%। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आपका आ गया 6% के बराबर। चलिए और एक क्वेश्चन हम डायमेंशंस की एक एप्लीकेशन पे हम देख रहे हैं। सो रिलेशन आपको दी गई P = अल्फा बाई बीटा e raised power माइनस अल्फा z बाई k थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। बीटा के आपको डायमेंशंस निकालने हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक बात तो कंफर्म है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म डायमेंशन लेस होती है, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। सो प्रेशर और अल्फा बाई बीटा के डायमेंशन सेम होंगे। प्रेशर के आपको पता है, अल्फा के पहले निकालेंगे फिर बीटा के पता चलेंगे आपको, तो पहले मैं अल्फा के डायमेंशन निकालूंगा। ई का पावर भी डायमेंशनलेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अगर z बाई k थीटा के जो डायमेंशंस होंगे, अल्फा के डायमेंशंस होंगे उसके रेसिप्रोकल, तब जाके अल्फा z बाई k थीटा बन जाएगा डायमेंशनलेस। तो पहले लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा z बाई थीटा। ठीक है, z बाई k थीटा।
z बाई के थीटा की डायमेंशन निकालेंगे। z है लेंथ, ये मेंशन है, इट इज 11। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस होते हैं m1 l2 t-2 k-1, और थीटा टेम्परेचर दिया गया है, इट इज k1 केल्विन, k स्टैंड्स फॉर केल्विन। सो k1 k-1 यहां पर कैंसिल हो रहा है, सो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा m रेज पावर -1 l रेज पावर -2 t रेज पावर 2 और l रेज पावर 1 तो है ही, सो दैट इज m-1 l-1 t2। ये फिलहाल हमने z बाई के थीटा के डायमेंशन निकाले। अल्फा के होंगे इसके रेसिप्रोकल, तब जाके ये एक्सपोनेंट डायमेंशन लेस बन जाएगा। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, इसके रेसिप्रोकल यानी m1 l1 t-2। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ अल्फा। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब हम जानते हैं प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे वही अल्फा बाई बीटा के डायमेंशंस के बराबर होंगे। तो प्रेशर के डायमेंशंस हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें बीटा के अब निकालने हैं, तो बीटा के डायमेंशंस आएंगे अल्फा बाई प्रेशर के डायमेंशंस। सो बीटा के डायमेंशंस अल्फा के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज m1 l1 t-2। प्रेशर के डायमेंशंस हम जानते हैं, दैट इज m1 l-1 t-2। m1 m1 कैंसिल होगा, t2 t2 कैंसिल होगा, l1 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा, ये ना l-1, ये ऊपर l1 है तो ये बन जाएगा l1 l1, सो दैट इज l2। सो बीटा के डायमेंशंस आए l2 यानी m0 l2 t0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m0 l2 t0, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, राइट। सो ये भी डायमेंशंस की एक एप्लीकेशन हमारी थी। अब देख लीजिए, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एरर्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, टाइम पीरियड दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन का, जिसमें लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब है इसमें एब्सोल्यूट एरर 1 मिलीमीटर है। लेंथ में कितना एब्सोल्यूट एरर है, 1 मिलीमीटर, राइट। द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का 2 सेकेंड्स दिया गया है, टोटल टाइम नहीं दिया है, ये पीरियड दिया है एक ऑसिलेशन का। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड, यानी टाइम का जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज 0.1 सेकेंड। हमसे क्वेश्चन पूछा परसेंटेज एरर इन जी इज, तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे टाइम पीरियड को, थोड़ा सा इसको अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। हमने जी में परसेंटेज एरर निकालना, तो जी आएगा बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन जी किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम, जैसा कि हम एरर्स में अभी अभी पढ़ चुके हैं। अब लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन लेंथ इज, लेंथ का अगर हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर है 1 मिलीमीटर, तो चूंकि लेंथ सेंटीमीटर्स में दिया, हम इसको सेंटीमीटर में एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर होता है 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई व्हाट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, दैट गिव्स द परसेंटेज एरर ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। सो यहां पे 100 कटेगा, सो लेंथ में कितना परसेंटेज एरर है 0.1%, तो लेंथ का परसेंटेज एरर हमें मिल गया। अब हमने निकालना है टाइम का परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इन टाइम इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन टाइम, दैट इज 0.1 सेकेंड। सो टाइम का एब्सोल्यूट एरर है 0.1 सेकेंड, डिवाइड बाय व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स। बट ये एक ऑसिलेशन का है, टोटल 100 ऑसिलेशंस है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर क्वेश्चन सुन लो, अगर सारा टाइम दिया हो तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, या एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया था तो 100 ऑसिलेशंस का होगा 2 × 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 यहां जाएगा। सो दिस कम्स इक्वल टू 0.05%, 0.1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें डाल दीजिए व्हाट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ, दैट इज 0.1 plus 2 into what is percentage error in time, that is 0.05. So this comes equal to 0.1 plus ये 0.1 ही आ जाएगा, यानी 0.2%। आपके सवाल का जवाब 0.2%। बट मेक श्योर अगर सारा टाइम दिया हो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वही टाइम आपको डालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे। अब देख लीजिए द पीरियड, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, इससे पहला वाला भी था। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज, हमने टाइम पीरियड की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी हुई है। ये आपसे क्वेश्चन बता रहा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगा।
मीन एब्सोल्यूट एरर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू, वो तो दिया नहीं है हमें, सो क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज करके 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 plus 2.80 divided by how many observations are there, 1 2 3 4 5, 5 observations हैं। तो जब आप ये सॉल्व करते हैं, इट कम्स इक्वल 2.62, ये ट्रू वैल्यू क्वांटिटी का हमारा आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारा ये आ गया, यानी 2.62 माइनस पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो ये वाला 2.63 प्लस 2.62 माइनस मॉड में इसलिए लिख रहा हूं, अगर नेगेटिव आया तो प्लस लिखना आप लोगों को, 2.62 माइनस सेकंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज 2.56 प्लस थर्ड 2.62 माइनस थर्ड रीडिंग हमारी है 2.42 प्लस ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, 2.62 ट्रू वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारा 2.71 प्लस 2.62 माइनस फिर से ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 2.80। ठीक है, तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आपका मिलेगा। यहां पर जब आप ये क्वांटिटीज का वैल्यू निकालेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितनी है, वो तो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वंस यू सॉल्व इट, इसका डायरेक्टली 0.11 सेकेंड आंसर आपका आ जाता। बट मेक श्योर एक चीज, एक गलती कहीं कभी नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे 2.62 माइनस 2.63, ये आएगा 0.01, बट माइनस नहीं लिखना वो, बिकॉज ये मॉडुलस है ना, वो प्लस ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। सब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कर लो, वहां से ट्रू वैल्यू मिलेगा, फिर ट्रू वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यूज के साथ डिफरेंस करके एवरेज निकालो, वो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे भी, ए क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर क्वेश्चंस। एक क्यूब है, उसके साइड की लेंथ है ये, इट इज वॉल्यूम ऑफ टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने बैठेंगे, नो नीड टू सॉल्व इट, हम डायरेक्टली अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशंस तकरीबन सेम, इसको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे ये में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 ही, ये वाली टर्म तो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी का nth पावर निकालते हैं तो आंसर ऐसा होना चाहिए, उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने की क्वांटिटी में थे जिसको आप क्यूब निकाल रहे हो। बिकॉज वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम होगा ना एल क्यूब, यानी 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर -2 का क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। तो जिस क्वांटिटी का आप क्यूब निकाल रहे हो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। तो आंसर यानी जो आपका आंसर आएगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब काउंट कर लीजिए, इसमें कितने, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसी में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्वांटिटी में देखना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आने चाहिए, राइट। In fact, this is valid for multiplication and division also. अगर आप कहीं पे करो सपोज 1.2 इंटू 3.6242, तो आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, रिजल्ट आपको ऐसा लिखना है ताकि रिजल्ट में 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 2, रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके होने चाहिए। यानी अगर लेट अस सपोज अगर आपका कुछ आंसर आया 42.1364 या 4.21364, आपका आंसर सिर्फ 4.2 आएगा, बट राउंड ऑफ करके जाना है। तो ये बेसिक तरीका है, बेसिक रूल है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर एक क्वेश्चन है, बट आपको पहले पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली हम कहते हैं 10 के पावर को। मान लो कभी कभार आपके पास क्वांटिटी होती है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होता है। बट इसमें एक रूल है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज m इंटू 10 रेज़ पावर n, राइट। सो n कहलाता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट मेक श्योर ये m जो है, m के बारे में एक जानकारी है, m होना चाहिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के रेंज में m होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो m 1 से 10 तक के रेंज में है, तो nth पावर इसका पावर 2 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो गया। बट मेक श्योर अगर m होगा लेस और इक्वल टू 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n ही होता है। बट अगर m होगा ग्रेटर देन 5 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n+1 होता है। ये आपको रूल याद रखना है,
राइट अब यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे जरा देख लीजिए, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ये 1 है, 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये 1 है, 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 7। सो इसका आंसर आएगा 7 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट कभी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन होगा 6 × 10⁸, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ये 5 से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 8 + 1 यानी 9 के बराबर। राइट तो ये चीज हमें पता होनी है। या कभी कभार आपके पास ऐसा आता है, सपोज आपका क्वेश्चन होगा 0.21 × 10⁻³ आप निकालिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पहले ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें डेसिमल को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला m आएगा 1 से 10 तक के रेंज में। सो जब डेसिमल उधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 2.1 × ये अब बन जाएगा 10⁻²। राइट तो अब पावर ऑफ मैग्नीट्यूड ये 5 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका 2 आ गया, n ही आएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो मेक श्योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में m जो होता है, अगर वो 1 से 10 तक के रेंज में, अगर वो नहीं होगा, पॉइंट्स ऐसे शिफ्ट कर लो, डेसिमल पॉइंट ऐसे शिफ्ट कर लो ताकि ये वैल्यू आएगा 1 से 10 तक के रेंज में। सो जब ये 1 से 10 तक के रेंज में आएगा, अब अगर ये होगा 5 से कम या 5 के बराबर भी, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 का पावर। बट अगर ये होगा 5 से ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा n + 1 के बराबर। सो यहां इसी क्वेश्चन के थ्रू हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। देखिए 2 रेजिस्टर्स हमें दिए गए हैं और कनेक्टेड इन सीरीज, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है कि जब हम क्वांटिटीज का एडिशन करें, ये नीट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, जब आप क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, हमें पता है ट्रू वैल्यूज का एडिशन होता है और एरर्स जो होते हैं उनका भी एडिशन हो जाता है। सो व्हाट इज योर आंसर? सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होती है बराबर R1 + R2 के। सो व्हाट इज R1? इनको सम करना है, 300 + 500 आपका आ गया है 800, प्लस एब्सोल्यूट एरर्स भी ऐड होते हैं 800 ± 7, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बट इसमें और एक क्वेश्चन भी है, पैरेलल में क्या होगा? सीरीज में तो सिंपल एडिशन होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल एडिशन होता है। वो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ, वो देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। देखिए द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर, थर्मोमीटर से हमने टेम्परेचर मेजर किया है, एक टेम्परेचर ये है, दूसरा टेम्परेचर ये है, आपको बताना है टेम्परेचर डिफरेंस। हम जानते हैं एरर्स में जब 2 क्वांटिटीज को डिफरेंस हम कर लेते हैं, जब हमें डिफरेंस करना होता है, ट्रू वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन हो जाता है। ठीक, तो अब मुझे इनका डिफरेंस करना है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? T2 - T1 इक्वल, शाबाश, दैट इज 50 - 20, दैट इज 30। ट्रू वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन होगा, बट एरर्स ऐड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 0.5 + 0.5 हुआ 1, यानी ±1%, यानी 30 ± 1%। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मास ऑफ बॉक्स मेजर बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3। एक बॉक्स है हमारे पास, उसका मास मेजर किया गया 2.3 kg के बराबर। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास, 2 गोल्ड पीसेस जिनके मास ये हम अटैच करते हैं इस बॉक्स के साथ, हमें बताना है टोटल मास क्या होगा, यानी इन 3 मास को ऐड करना है। बट जब आप ऐड करेंगे, क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये वाला जो है ये kg में है, इन दो को भी अगर हम kg में ला सकते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। 20.15 ग्राम कितना हुआ? 0.0215 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। इसी तरह से 20.17 ग्राम कितना हुआ? 0.0217 किलोग्राम। अब ऐड करना है तीनों क्वांटिटीज को। सो इसका वेट है 2.3 को हमने ऐड करना है 0.0215 प्लस 0.0217। राइट, तो जरा देख लीजिए कितना आता है। इट इज 12, इट इज 3, 4, 3 and 2। बट अगर हम देखेंगे ये वाला वैल्यू जो हमारा है, ये वाला वैल्यू हमारा मैच नहीं करेगा, बिकॉज हमें रूल के हिसाब से जाना है। हम ऐड कर रहे हैं, हमें पता है जब एडिशन होता है आपका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए ताकि जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उनमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको चेक करना मिनिमम डिजिट्स किसके हैं, मिनिमम डिजिट्स इसके, तो डेसिमल पॉइंट के आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। सो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें 2 4 है, इसमें 2 4 है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं रूल पढ़ा रहा हूं, जब एडिशन होता है आपको रिजल्ट ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट्स आपको देखने किस नंबर के हैं, उतने ही मिनिमम डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के रिजल्ट में होने चाहिए।
सो इसमें कितने हैं? 2 डेसिमल पॉइंट के बाद, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ राउंड ऑफ करते आना, लेकिन जब आप राउंड ऑफ करते आएंगे ये 5 से कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रीसीडिंग डिजिट को, यानी आपका आंसर आएगा 2। तो डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, इसका आंसर 2.3 किलोग्राम ही है। ठीक है, तो ये रूल मैंने आपको पढ़ाया एडिशन सब्ट्रैक्शन का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन और पावर का रूल भी पढ़ा। देखिए हमारे पास फिर से डिवीजन, मैंने अभी अभी आपको समझाया था, जब डिवीजन होता है दो क्वांटिटीज का, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए ताकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिजल्ट में होने चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्यूब का मास दिया गया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया गया, हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, सो मैं डेंसिटी जब निकालूंगा दैट इज सिंपली मास बाय वॉल्यूम। आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, तो डायरेक्टली मुझे बताया आपको क्या लगता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, इसमें है 4, तो रिजल्ट में भी 2 ही होने चाहिए। तो आपका रिजल्ट आप बताइए किस रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी में इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5। सो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए ताकि जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हुए हैं, जिन नंबर्स को आप ऑपरेट कर रहे हो, उतने ही रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। राइट, सो इसमें थे कितने? 2, इसमें थे 4, रिजल्ट में अब कितने होने चाहिए? 2। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया। देखिए एरर्स के और क्वेश्चन है, एरर्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, हमने करंट भी दिया, हमने एरर निकालना है, परसेंटेज एरर हमने रेजिस्टेंस में निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो। सो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आएगा परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। सिंपल बेसिक रूल, जब डिवीजन होता है परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज एरर वोल्टेज में कैसे निकालें पहले? सो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज जो आपका आएगा दैट इज ट्रू वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर है 5, ट्रू वैल्यू कितना है? 100। ये हुआ रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 कहलाएगा परसेंटेज एरर। सो 100 गया, सो वोल्टेज में कितना परसेंटेज एरर है? 5%। ठीक है, अब करंट में परसेंटेज एरर इन करंट, करंट में भी एरर हम निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू यानी 0.2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0 0 खत्म हो गया, सो दिस कम्स इक्वल टू 2%। ठीक है, सो वोल्टेज में परसेंटेज एरर 5% आया, करंट में आया 2%, तो रेजिस्टेंस में कितना आएगा? वोल्टेज में है 5%, करंट में है 2%, यानी 7% का एरर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इनके बगैर कुछ आता नहीं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो ये सारे टाइप्स एक बार देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो और एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, एंड पे आया है ये क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें देखना करेक्ट कौन सा है। करेक्ट हम कैसे, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम देखते हैं दोनों टर्म्स के डायमेंशंस अगर मैच होते हैं तो ये करेक्ट है, तो मैं चेक करूंगा इसके और इसके डायमेंशंस, अगर वो मैच हो गए तो ये रिजल्ट करेक्ट है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो आपका LHS वो क्या है? T2, तो इसके डायमेंशंस आ गए T²। राइट हैंड साइड क्या हमारा, उसके डायमेंशंस जरा चेक कर लेते हैं। सो दैट इज 4π² r³ डिवाइड बाई GM। इसके जरा चेक कर लेते हैं, 4π² कॉन्स्टेंट है, इसको इग्नोर कर लेंगे। अब r³ यानी L3 डायमेंशन, G इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? M-1 L3T-2। अच्छा, M है मास, इसके डायमेंशंस आपके आ गए M1। M1 कैंसिल हो गया, L3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा T2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मैच हो गए, सो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप चेक कर लो वो मैच नहीं होंगे। सो हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन? हम क्या करते हैं, हम हर टर्म के डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ पे कितनी टर्म्स थी? 2, एक टर्म और 2 टर्म्स। मैंने दोनों टर्म्स के डायमेंशन चेक कर लिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मैच हो गए, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। इनफैक्ट समटाइम्स यू कैन हैव द क्वांटिटी ऐसे y इज इक्वल टू 4 + ft + kx। इसमें मान लो 3 टर्म्स हैं, आपको इसके भी चेक करने पड़ेंगे, इसके भी और इसके भी। अगर तीनों टर्म्स के डायमेंशंस मैच हो गए तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन की, जिसको हम वर्नियर कैलिपर और सिक्रिव गॉज हम कहते हैं। उसके क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ऑलमोस्ट आपने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ होगा, जस्ट क्वेश्चन से आपको समझाएंगे क्या होता और क्या नहीं होता।
तो सबसे पहली चीज जो है, ये वर्नियर कैलिपर्स की बात हो रही है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूजुअली होती है। लीस्ट काउंट होता है कम से कम वर्नियर कैलिपर कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम मेजरमेंट टू बी डन बाय द वर्नियर कैलिपर। सो लीस्ट काउंट जो हमारा होता है वो हमेशा होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये याद रख, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना, उनको डिफरेंस कर लो, वो लीस्ट काउंट आपका आएगा। सो लीस्ट काउंट की ये तो एक फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्मूला होती है 1 माइनस वाई बाई एक्स इंटू एम एस टी। ये और एक फॉर्मूला लीस्ट काउंट निकालने के लिए। अब y क्या है, y होते हैं वर्नियर के कितने डिवीजन है, x है मेन स्केल के डिवीजन कितने। मतलब क्वेश्चन में आपको होगा वर्नियर के 8 डिवीजन, वर्नियर के 10 डिवीजन, मेन के 9 डिवीजन के बराबर है। सो वर्नियर के 8 आप लेंगे और ये वाले y जो होते हैं, ये याद रखना, ये मेन स्केल के डिवीजन होते हैं, ठीक है, और x होते हैं वर्नियर स्केल के डिवीजन। क्वेश्चन में आपको शायद अभी समझ आएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मेन स्केल जो है उसकी स्केल जो होती है वो 10 इक्वल डिवीजन, हमने 1 सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, ये मेन स्केल है। सो व्हाट इज एक मेन स्केल डिवीजन, व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से हुए हैं, यानी 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक मेन स्केल डिवीजन दिया गया है। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है नाउ 10 divisions of vernier scale with 8 coincide with 8 small divisions of the main scale। 10 डिविजन वर्नियर के यानी x दिया है 10 और मेन स्केल के कितने डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, 8 के बराबर, यानी मेन स्केल के 8 डिविजन्स दिए गए, हमें लीस्ट काउंट निकालना है। सो इट इज लीस्ट काउंट इक्वल 1 माइनस y है मेन स्केल के कितने डिविजन्स है, 8 डिविजन्स, वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स दिए गए हैं, 10 डिविजन्स, इनटू 1 एमएसटी इनटू मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट कम्स इक्वल 10 माइनस 8 आएगा 2/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.02 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली एमएसडी दिया होगा 1 एमएसडी इतना है, 1 वीएसडी इतना है, बताओ लीस्ट काउंट डिफरेंस कर लो। अब अगर दिया होगा कि मेन के इतने डिविजन वर्नियर के इतने डिविजन के बराबर है, तो ये फॉर्मूला में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका स्क्रू गेज का। सो स्क्रू गेज इफ नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल में इतने डिविजन। तो पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, स्क्रू गेज जो हमारा आपने पढ़ा होगा स्क्रू गेज के बारे में, उसमें एक दो फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो हमारे आपके पास होती है पिच। पिच होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। जब आप वो उसको खोलते हो, आपने कितनी रोटेशंस ली और ये कितना बाहर आया, वो पिच हमें कहलाता है। और उसके बाद लीस्ट काउंट जो आपका होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच कितना आपका आया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर ऑफ रोटेशंस 8 दी गई है, हम कितना चले हैं, अच्छा सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन 100 दिए गए हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 4 मिलीमीटर। आपको लीस्ट काउंट निकालना, पहले पिच निकाल के चलते हैं। सो पिच कितना आएगा इसका, व्हाट इज पिच इक्वल टू, पिच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर डिवाइड बाय कितनी रोटेशंस के बाद, 8 रोटेशंस के बाद, यानी ये बन गया 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर। यूनिट साथ में रखिएगा। ये पिच आपका आ गया। आपको बताना अब लीस्ट काउंट हमारा कितना बनेगा। सो लीस्ट काउंट जो आपका होता है दैट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन। पिच आपका आया है 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल जो घूम रही होती है, रोटेट हो रही होती है, उस पे कितने डिविजन हमारे हैं, वो 100 दिए गए हैं, डिवाइड बाय 100। सो व्हाट इज योर आंसर, 0.005 मिलीमीटर। सो 0.005 मिलीमीटर आपका लीस्ट काउंट आ गया इंस्ट्रूमेंट का, राइट। ये तो था लीस्ट काउंट कैसे निकाले। अब मेजरमेंट कैसे निकाले वो यहां पे चला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने मेजर किया है बॉल का डायामीटर यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ, लीस्ट काउंट अभी वहीं से दिया हुआ है, सेंटीमीटर यूनिट यूज किया गया है। लीस्ट काउंट आपका मेंशन है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग भी मेंशन की गई है।
मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has zero error of this, we have to find the diameter of the ball. सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जो बॉल का डायमीटर स्क्रू गॉज से हम निकालते हैं उसमें हमारे पास दो तरह की रीडिंग्स, हम आपका आंसर जो आता है डायमीटर जो आता है, एक तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस माइनस एरर, जीरो एरर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग जो आपकी है वो ऑलरेडी दी गई है, चलिए ये तो मेंशन है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होता है ये होता है n इंटू लीस्ट काउंट। n होता है कितने डिविजन्स, ये इसका जीरो है अबोव द रेफरेंस लाइन, वो मेंशन है n है 25 डिविजन्स अबोव द रेफरेंस लाइन, अबोव द रेफरेंस लाइन 25 डिविजन्स है, एरर भी आपको दिया गया है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, बट आंसर सेंटीमीटर्स में, तो इसमें हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 मिलीमीटर हुआ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग n आपको दिया है 25, लीस्ट काउंट इसका है 0.001 सेंटीमीटर्स में ही दिया, मैंने सेंटीमीटर्स में ही रखा। एरर नेगेटिव दिया है, जब एरर नेगेटिव होता तो वो ऐड करना होता, आपको ये पता हो, अगर एरर पॉजिटिव हो वो सब्ट्रैक्ट करना होता। तो एरर नेगेटिव है, वी हैव टू एड इट, सो दिस इज 0.004। सो व्हाट इज योर आंसर, इट इज 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004। So this comes equal to 0.5 plus 0.029, यानी ये बन जाएगा 0.529। तो 0.529 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज हमने सीखा कि हम वर्नियर कैलिपर से भी ऐसी टाइप की फॉर्मूला, स्क्रू गॉज से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक तो मेन स्केल रीडिंग होती है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि n इंटू LC के बराबर होता है, प्लस माइनस एरर होता है। एरर नेगेटिव हो तो ऐड करना है, एरर पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है n इंटू लीस्ट काउंट, n होता है कितने डिवीजन से अबोव द रेफरेंस लाइन चला गया है। बट अब कभी कभार आपको एरर निकालना भी पड़ सकता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वैसा ही हमें देखने को मिले जिसमें आपको एरर निकालना पड़ सकता है। देख ले दोस्तों, आपके पास एक माइक्रोमीटर है ऑब्वियसली जिसको हम कहते हैं स्क्रू गॉज, हैज 200 डिविजन्स, डिविजन्स 200 दिए हैं जैसा कि हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा। पिच वहीं से दिया गया, अभी पिच कैलकुलेट नहीं करना, तो हम लीस्ट काउंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट इक्वल, दैट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच कितना दिया गया है 2 मिलीमीटर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है 200, यानी ये बन जाएगा 1/100 मिलीमीटर। So that is 0.01 मिलीमीटर। आंसर मिलीमीटर नहीं है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें मेजर करना है थिकनेस ऑफ द गिवन शीट, डायग्राम शोइंग रीडिंग विदाउट एंड विद इन थिन शीट। ये शीट हमने पहले प्लेस नहीं किया, उससे पहले है ताकि हम एरर निकाल सकें, और ये विद शीट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सो विदाउट शीट इंफॉर्मेशन ये है। अगर आप देखेंगे जीरो कहाँ गया है, रेफरेंस लाइन के नीचे जीरो चला गया है, ये पॉजिटिव एरर होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो पहले हम एरर ही निकालते हैं। एरर किसके बराबर होता है, n इंटू लीस्ट काउंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये कितने डिविजन नीचे चला गया है, 5 डिविजन से नीचे चला गया। सो कैन आई राइट इट इज 5 इंटू 0, रेफरेंस लाइन से नीचे 5 डिविजन गया है, सो 5 इंटू लीस्ट काउंट आपका कितना है 0.01, तो ये बन जाएगा 0.05 मिलीमीटर। पहले ही आपके क्वेश्चन में एरर हो, ये एरर आया। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है कि रिजल्ट क्या है। अब हमें पता है डायमीटर जो होता है, थिकनेस अभी निकालनी है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस माइनस एरर, हम पढ़े हैं ना अभी अभी। सो मेन स्केल रीडिंग आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। मेन स्केल रीडिंग होता है कितने डिविजन्स विजिबल है। अब देखिए 3 mm तक विजिबल है, जब हमने इसको खोला था ऐसे रोटेट किया था तो ये डिविजन्स हमें दिखाई दिए। 3 mm इज द मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी बन गई 3 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑब्वियसली इट इज n इंटू लीस्ट काउंट। n देखिए n होता है कौन सा डिवीजन सीध में है, 45th डिवीजन सीध में है। कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन की सीध में है, ये 40, ये 50, ये 45th यानी 45, n आएगा 45 इंटू लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का आपका है 0.01। अब एरर जो है वो पॉजिटिव, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -0.05। सो दिस इज योर आंसर। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 0.45 माइनस 0.05। तो आपके सवाल का जवाब आएगा 3 प्लस 0.45
3.40. So this comes equal to 3.40 millimeter. So ये आपके सवाल का जवाब आया. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम एरर निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड द एरर. एरर हमने कैसे निकाला, हमने देखा जीरो डिवीजन कितने नीचे चला गया. ये ऑलरेडी कितना है, ये 5 डिविजन नीचे है ना. 5 डिविजन इनटू लीस्ट काउंट, दैट विल गिव यू द एरर. और अगर जीरो ऊपर होता, रेफरेंस लाइन से ऊपर, तो वो नेगेटिव एरर था. ये रेफरेंस लाइन से नीचे है, ये पॉजिटिव एरर है, एंड इट हैज टू बी सबट्रैक्टेड. और मेंस की रीडिंग हम ऐसे लेते हैं, मेंस की रीडिंग होती है कितने डिविजन विजिबल है, 3 mm विजिबल है, तो मेंस की रीडिंग है 3 mm. और एन होता है कौन सा डिवीजन, सी में, दैट इज 45th डिवीजन. तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, एंड थैंक यू वेरी मच. लेकिन आप एक काम करेंगे, जो इसका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट पे भी और भी क्वेश्चंस अच्छे से हैं जो आप सॉल्व करके, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट एग्जाम में उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो पढ़ाई करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.